सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ मैं शुभम शंकरधर हाजिर हूं। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरें हमने चुनी है मनी सेंट्रल के लिए। शुरुआत हम करेंगे चीनी की खबर के साथ। क्यों घट रहे चीनी उत्पादन के अनुमान? लगातार तीसरी बार, पहले उत्पादन से लेकर अब तक 3 बार अनुमान में कटौती हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? उद्योगों को कर्ज में बड़ी गिरावट, होम लोन बन रहा गले का फंदा। लोग रीफाइनेंस के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये समझेंगे। लाभांश को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। लिस्टेड कंपनियों के लाभांश पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया है। उन पीएसयूज पे लागू होगा जो गुजरात की हैं। क्या फैसला है, क्या इसका असर होगा, ये समझेंगे। आर्थिक विकास दर पर सरकार चिंता में। क्यों सरकार को चिंता हो रही है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक नोट आया है, क्या लिखा है उस नोट में, क्या उसके मायने हैं, ये समझेंगे। और अब नहीं आएगा अदानी ग्रुप का 5G। क्यों ऐसा हुआ? क्यों 5G के स्पेक्ट्रम के बाद भी अदानी ग्रुप ये हिम्मत नहीं कर पाया कि 5G लेकर आएं? क्या होगा आगे, ये सब कुछ समझेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। फिलहाल शुरुआत चीनी की खबर के साथ। देश में निजी चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने चीनी वर्ष 22-23 के लिए चीनी के उत्पादन में एक बार फिर से कटौती की है। नए उत्पादन में संगठन का मानना है कि 328 लाख टन चीनी पैदा होगी इस साल। इससे पहले जनवरी में जो अनुमान जारी हुआ था उसमें 340 लाख टन उत्पादन का अनुमान था। इससे पहले अक्टूबर में जब पहला अनुमान आया था तो 365 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान था। लगातार 3 बार ये अनुमान घट गया है। 21-22 में क्या स्थिति थी वो जान लेते हैं। देश में 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल 15 अप्रैल तक देश में 311 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले साल 15 अप्रैल तक 328 लाख टन चीनी पैदा हुई थी। सर, लगातार 3 बार कटौती हो गई, क्यों घट रहे हैं अनुमान? शुभम, हम मौसम को भूल जाते हैं पर मौसम हमें नहीं भूलता, और चीनी और गन्ने की स्थिति उस पिछले मौसम का असर है जो हमें भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल जब मानसून में इससे पहले सूखे की स्थिति थी, यानी जब बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं थी खरीफ में, और उस समय बारिश हुई जब बारिश की आवश्यकता नहीं थी। हम वो दौर तो पीछे छोड़ आए, लेकिन उस दौर का असर हमें भारत में चीनी के उत्पादन पर दिखाई दिया। लगभग 5-6 साल से भारत में चीनी के उत्पादन में गिरावट नहीं हो रही थी। कीमतें, बाकी खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ रही थी पर चीनी की कीमतें स्थिर थीं। पर अचानक पिछले 1 साल के भीतर, यानी पिछले 2-3 बार में भारत में चीनी के उत्पादन के अनुमान गिरने लगे हैं, और इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह ये कि जो वेदर का, मौसम का बड़ा बदलाव, पिछली बार हमने मानसून में अस्थिरता देखी, उससे चीनी की यील्ड घटी है, यानी गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा घटी है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन की जो आकलन पिछले साल 13.7 मिलियन टन का था, वो घटकर 10.5 मिलियन टन रह गया है। आंकड़े ये बता रहे हैं इस वजह से पिछले साल की तुलना में इस समय पूरे दिन देश में काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि क्रशिंग के लिए गन्ना और अच्छी यील्ड उपलब्ध नहीं है। पिछले साल इस समय तक 15 अप्रैल तक 305 फैक्ट्रीज क्रश कर रही थी, लेकिन अब केवल 132 फैक्ट्रीज में क्रशिंग हो रही है, और इसलिए इस साल भारत से चीनी के निर्यात की गुंजाइश तो ना के बराबर है। ये जिस गर्मी में चीनी की मांग और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और खाद्य पदार्थों के लिए चीनी की मांग में बढ़ोतरी होती है, ठीक उस समय चीनी के उत्पादन के अनुमान घट रहे हैं। यानी महंगाई की पूरी बास्केट में अब शुगर भी शामिल हो रही है, जहाँ पर कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको अपडेट गेहूं का भी देते चलें, क्योंकि वहां पर मंडियों में आवक में देरी जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकारी एजेंसियों ने इस साल घोषित जितना लक्ष्य था उसका करीब आधा गेहूं खरीद लिया है। 24 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देश भर में 170 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की खरीद की है, जो इस साल के घोषित लक्ष्य 341 लाख टन का करीब 50% है। आधा लक्ष्य हासिल हो गया है। पिछले साल 24 अप्रैल तक केवल 137 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई थी सरकार। अब तक हुई कुल गेहूं की खरीद में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब से 76 लाख टन से ज़्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके बाद नंबर 2 पे हरियाणा है, जहां 50 लाख टन, और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां 46 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। अगली खबर, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान बैंकों की तरफ से उद्योगों को कर्ज की जो ग्रोथ देखी जा रही थी वह अब घटने लगी है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी के दौरान इंडस्ट्री को कर्ज की ग्रोथ 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। फरवरी के दौरान इंडस्ट्री को कर्ज की ग्रोथ सिर्फ 7% दर्ज की गई है। हालांकि फरवरी में जो नॉन फूड क्रेडिट है,
जो खाने के अलग का क्रेडिट है वो 15.9% दर्ज किया गया है। बीते अक्टूबर के दौरान इंडस्ट्री का कर्ज की ग्रोथ 13.7% थी, जो 10 साल का ऊपरी स्तर था। 10 साल के ऊपरी स्तर से हम सीधे कई महीनों के निचले स्तर पर आ गए। अक्टूबर के दौरान नॉन फूड क्रेडिट 17% से ज़्यादा रहा है। सर, क्यों घट रही है इंडस्ट्री के लिए ये कर्ज की मांग? अब 2-3 बड़ी वजह दिखाई दे रही हैं। एक तो भारत में जो कर्ज की मांग पिछले कोविड के बाद, बाजार खुलने के बाद दिखाई दी थी, वो सीधे बैंक क्रेडिट से ज़्यादा एनबीएफसीज का क्रेडिट था। हम इस पे आपको पहले भी बता चुके हैं कि बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को मिलने वाले कर्ज में जो शैडो बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको कर्ज में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई थी और उस अनुपात में एनबीएफसीज का कर्ज 16 से 17% बढ़ा था। और ये कर्ज मुख्यतः 2 प्रमुख क्षेत्रों को जा रहा था। ये कर्ज जा रहा था वर्किंग कैपिटल के लिए जो मिड लेवल कंपनियां थी, मिड साइज़ कंपनियां थी, और इसका कुछ हिस्सा पर्सनल क्रेडिट के तौर पर जा रहा था। अब यहाँ दोनों जगह हमें मांग में कमी दिखाई देने लगी है। सर्विसेज सेक्टर ने, अगर आंकड़ों का भीतर से खोल कर देखें तो पिछले 6-8 महीनों में भारत में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्रेडिट की मांग आई वो सर्विसेज सेक्टर के पास और छोटे उद्योगों के पास गई थी। ब्याज दरें बढ़ने के बाद अब कंपनियां नए कर्ज के लिए आगे नहीं आ रही हैं। इसके अलावा जो पिछले साल की पहली तिमाही में हमने क्रेडिट की मांग में ग्रोथ देखी थी, वो भी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि कंपनियों को वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। बाजार खुलने के बाद, जिसे हम पेंट अप डिमांड कहते हैं, वो मांग आना शुरू हुई थी और इसके लिए कंपनियों को पूंजी की ज़रूरत थी। अब बाजार में मांग स्थिर हो गई है, मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी की संभावना आने वाले 6 महीनों में नहीं दिख रही है, इसलिए भी कंपनियां नया कर्ज नहीं ले रही हैं। यानी जो इक्वेशंस कर्ज को लेकर या जो बाजार की परिस्थितियां कर्ज को लेकर पिछले 6 महीने में थी, उससे पूरी तरह परिस्थितियां बदल गई हैं और ऊपर से ब्याज दरें बढ़ गई हैं। इन दोनों वजहों से इंडस्ट्रियल कर्ज की या औद्योगिक कर्ज की मांग में गिरावट आ रही है। फिर भी अभी रिटेल के सेगमेंट में हमें एक बढ़ोतरी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि रिटेल का सेगमेंट, जो खुदरा कर्ज का सेगमेंट है, वो अभी भी बड़ा बना हुआ है। पर्सनल लोन्स सबसे बड़े ड्राइवर हैं ग्रोथ के जिनका हिस्सा करीब 37% है पिछले 12 महीने में। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक असंगति है, एक कैविएट है जिसे समझना ज़रूरी है कि भारत में पर्सनल लोन में भी बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड लोन्स का बढ़ रहा है और जो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी असुरक्षित लोन है, जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं, ऐसे कर्ज का हिस्सा बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की संख्या बढ़ रही है। इस अगले 2-3 महीनों में भारत के लोन बाजार में और भी कुछ उथल पुथल में दिखाई देंगी जब मांग और स्थिर हो जाएगी। पिछले 1 साल के दौरान महंगे हुए कर्ज की वजह से होम लोन ले चुके लोगों का बड़ा हिस्सा, बड़ा धड़ा बैंकों के साथ अपने लोन को रीफाइनेंस कर रहा है। कई लोगों को तो अपना होम लोन उन बैंकों में शिफ्ट करना पड़ रहा है जहां पर ईएमआई का थोड़ा कम ईएमआई का विकल्प मिल रहा है। महंगे कर्ज की वजह से सबसे ज़्यादा मार होम लोन लेने वालों पर पड़ी है, क्योंकि पॉलिसी दरों में हुई बढ़ोतरी की वजह से बैंकों ने होम लोन की ईएमआई बढ़ा दी है। पिछले साल मई से इस साल फरवरी तक रिजर्व बैंक की ओर से 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई नीतिगत दरों में, और इसी की वजह से होम लोन जो 7% पर मिल रहा था पिछले साल तक, उसकी दर अब 9, 9.5, 10% तक पहुंच रही है। एनबीएफसी में स्थिति ज़्यादा खराब है। सर, रीफाइनेंस कराने के बाद क्या राहत मिल पाएगी? 2-3 तरीके के रिफाइनेंस ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि कर्ज की दरें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको अभी पीछे ही संकेत किया था कि लोग एनबीएफसी से, जो नई एनबीएफसी आई हैं, उनसे कर्ज लेकर वो होम लोन की कर्ज की किश्त चुका रहे हैं या होम लोन का डाउन पेमेंट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय में कर्ज की कम ब्याज दर चुकानी पड़े। और दूसरा, जहाँ बाजार में उपलब्ध है ऑप्शन, हालांकि बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन बैंकों के बीच में कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन के बीच में लोग अपने होम लोन को रिस्ट्रक्चर कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा शुभम को बताया कि भारत में अब ब्याज दरें 10% से ऊपर निकल चुकी हैं और फिलहाल अगर ब्याज दरों में आने वाले समय में कोई कमी नहीं होती है, अचानक कोई बड़ी कमी नहीं होती, तो होम लोन की ईएमआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और उनसे बचने की कोशिशों में होम लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। एनबीएफसीज इस मामले में थोड़ा आगे हैं, जो कई जगह होम लोन को सेटल करने के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी पर्सनल लोन देकर लोगों को होम लोन कम करने में मदद कर रही हैं। ब्रोकर्स के पास शेयर ट्रेडर्स की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बड़ा कदम उठाया है। क्लाइंट्स के फंड को ब्रोकर की तरफ से बैंक में गिरवी रखने से सेबी ने रोक दिया है। मौजूदा व्यवस्था में ब्रोकर अपने क्लाइंट के फंड का इस्तेमाल करके बैंक गारंटी जुटा लेते थे और उसका इस्तेमाल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ज़्यादा एक्सपोजर के लिए करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सर, नई रोक किन मायनों में खास है? क्या कुछ नहीं हो पाएगा जो अब तक हो रहा था? सेबी लगातार शुभम ब्रोकर्स के कामकाज को और ब्रोकर्स और जो क्लाइंट हैं या जो निवेशक हैं उनके बीच के रिश्तों को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। उस क्रम में ये एक और कदम है। सेबी ने कहा है कि जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं और जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं, जो नई बैंक गारंटीज क्रिएट करते थे निवेशकों के निवेश के लिए शेयरों पर, उसे 1 मई से बंद कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती थी, इस
प्रक्रिया में मौजूदा समय में स्टॉक ब्रोकर और जो क्लियरिंग मर्चेंट मेंबर्स होते हैं, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन से आपके स्टॉक्स के निवेश की क्लियरिंग कराते हैं, वो निवेशकों के फंड का इस्तेमाल करते थे और उसे बैंक गारंटी के तौर पर ले जाते थे, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सामने उसे रखते थे। इस प्रक्रिया में बाजार में बड़ा एक्सपोजर लेने की कोशिश की जाती थी, इसे बंद किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3-4 महीनों में, बल्कि अगर आप अक्टूबर-नवंबर के बाद से सेबी ने ब्रोकर्स के कामकाज पर और उनके क्लाइंट के रिलेशंस के कामकाज को लेकर बेहद सख्त नियम बनाए हैं। इसका फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी के तौर पर होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि ब्रोकर्स अब कमीशन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे जो कैपिटल के सोर्सेज थे वो नहीं मिलेंगे, इसलिए अब आने वाले समय में ब्रोकर्स ट्रेडिंग पर कमीशन बढ़ा सकते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य की लिस्टेड पीएसयू कंपनियों के डिविडेंड, बायबैक और बोनस शेयर को लेकर नई पॉलिसी जारी की है। नई पॉलिसी के बाद कंपनियों को एक निश्चित दर से डिविडेंड देना होगा। इस खबर के बाद, इस फैसले के बाद बुधवार को शेयर बाजार में जीएसपीएल, जीएसएफसी, जीएनएफसी, जितनी भी कंपनियां ऐसी हैं जिनके आगे गुजरात जुड़ा है, इनके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सर, क्या कुछ नए नियम हैं और ये फैसला क्यों लागू किया गया? दरअसल गुजरात सरकार केंद्र सरकार के बाद ऐसी बड़ी सरकार है जिसकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इसमें गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर है, गुजरात गैस है, गुजरात नर्मदा वैली केमिकल्स और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है। ये कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। सरकार ने अधिक राजस्व जुटाने के लिए और अधिक गैर कर राजस्व लाने के लिए डिविडेंड लेने के लिए शर्त लगाई है कि अब ये कंपनियां अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का या तो 30% या नेटवर्थ का 5% हिस्सा डिविडेंड के तौर पर सरकार को, शेयरधारकों को देंगी, जिसमें सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक है। ये पहली बार इस तरीके की सख्त पाबंदी किसी राज्य सरकार की तरफ से कंपनियों पर लगाई गई है। इन कंपनियों के मुनाफे का 30% लाभांश के तौर पर जाएगा और या उनको नेटवर्थ का 5% देना होगा। लगभग कुछ इसी तरीके की शर्त केंद्र सरकार भी अपनी पीएसयूज पर लगाती है। केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक उपक्रम कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उन्हें भी अपने मुनाफे और नेटवर्थ के हिसाब का एक निर्धारित अंश मुनाफे के तौर पर सरकार को देना पड़ता है, जो केंद्र सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। गुजरात सरकार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब अपनी कंपनियों से ज़्यादा लाभांश लेने जा रही है। उस फैसले का असर हमें शेयर बाजार पर दिखाई दिया। सर, सरकार के साथ साथ क्या निवेशकों को भी फायदा होगा, क्योंकि ये तो लिस्टेड कंपनियां हैं, शेयर बाजार को में निवेशकों ने भी पैसा लगा रखा है। हाँ, और इसीलिए आज हमने बाजार में मूवमेंट देखा, क्योंकि बहुत हालांकि बड़ा हिस्सा इसमें सरकारी कंपनियों का है, पर एक छोटी हिस्सा पब्लिक के पास भी है, क्योंकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां हैं। तो इस बड़े बेंचमार्क का करीब 30% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो बेंचमार्क तय किया गया है, इसका फ़ायदा छोटे निवेशकों को निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जिन्होंने इसके शेयर ले रखे हैं उन्हें उसका लाभांश मिलेगा। करीब इन कंपनी जो स्टेट की पीएसयूज हैं उनकी नेटवर्थ 2000 करोड़ के आसपास है, जो आंकड़े बता रहे हैं, और इनका बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। पुराने मामलों पर आयकर विभाग के छापों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग आयकर से जुड़े पुराने मामलों पर तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता, उन्हें तब तक नहीं खोल सकता जब तक उसके पास तलाशी या जब्ती के दौरान कोई ठोस सबूत हाथ ना लगा हो। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सर्च अभियान के नाम पर पुराने मामलों को नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सर, इस फैसले का क्या असर होगा? मुझे लगता है कि इनकम टैक्स की पूरी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा विवाद पैदा करने वाला यही एक नियम है, यही एक फैसला है। इसमें सरकार भी, आयकर विभाग भी अपने नियमों में बार बार बदलाव करता रहता है, जिसको सेक्शन 153A आईटी एक्ट का 153A कहा जाता है आईटी एक्ट का। इस पर काफ़ी बहस है इनकम टैक्स के और सरकार के बीच में। कई सारे लोग लगातार इस मामले को लेकर अदालतों में जाते रहे हैं कि एक बार पूरा असेसमेंट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे असेसमेंट दोबारा क्यों ओपन किए जाते हैं, और इसमें इंस्पेक्टर राज बढ़ता है और उसका खतरा होता है। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि कम से कम जिन करदाताओं के असेसमेंट्स पूरे हो चुके हैं, जिनमें कोई इशू नहीं है और जिनके बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण संकेत, सूचना या दस्तावेज नहीं, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, उनके मामले, उनके अलावा पुराने जो मामले असेसमेंट में बंद कर दिए गए वो बंद रहेंगे, उन्हें दोबारा खोला नहीं जा सकेगा। ये टैक्स पेयर्स के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए कम से कम ये एक राहत की बात है, क्योंकि इसमें लगातार टैक्स पेयर्स का हरासमेंट होता था। इस प्रक्रिया में को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जाती रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया था।
जीएसटी में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच का दायरा बढ़ाते हुए टैक्स अधिकारी ऐसे ऑटो डीलर्स से पूछताछ कर रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को बिना सर्विस दिए फर्जी इनवॉइस तैयार किए और इंश्योरेंस कंपनियों ने उन इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम लिया। आरोप है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होने पर इंश्योरेंस कंपनियों ने कार डीलर्स को कमीशन दिया। जीएसटी का दायरा आप देखिए लगातार बढ़ रहा है। अगर आप पिछले कुछ एक महीनों को देखिए तो गुटखा कंपनियों के ऊपर, ऑटो डीलर्स के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जीएसटी में बहुत सारे ऐसे मामले, और आयकर विभाग, जीएसटी विभाग, ये दोनों बहुत ज़्यादा पैने हो रहे हैं, इनके नाखून बहुत ज़्यादा पैने हो रहे हैं और ये जगह जगह चोरी पकड़ने के लिए पीछा कर रहे हैं। सर, अब ये ऑटो डीलर्स के पीछे क्यों पड़े? जीएसटी, जैसा हम लोग लगातार चर्चा में मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे कि जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब पिछले 2-3 साल में जो डेटाबेस तैयार हुआ है, उस डेटाबेस से जीएसटी के प्रशासन को काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं का असर अब जीएसटी की सघन तलाशी और सख्ती बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और ये एक मामला और सामने आया है। इस मामले में बीमा कंपनियों और डीलर्स के बीच में, ऑटो डीलर्स और सर्विस सेंटर्स के बीच में एक मिलीभगत है, जिसमें डीलर्स ने फर्जी इनवाइस बना ली और बीमा का क्लेम ले लिया उसके ऊपर, और बीमा कंपनियों ने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे वसूल लिया। तो ये मामला ऑटो डीलर से बीमा कंपनियों तक होते हुए जीएसटी के प्रशासन के पास पहुंचा है। अब इसकी जांच शुरू हो रही है क्योंकि ये मामला काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और भारत में ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामले इस तरीके के सामने आए हैं जिनमें बीमा कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर लिया था, जबकि ये वास्तव में इस तरीके के इंश्योरेंस क्लेम वास्तविक लोगों की तरफ से नहीं आए थे। मार्च महीने के लिए वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ग्रोथ की दिशा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अल नीनो और महंगाई के आंकड़े तय करेंगे। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहले महंगाई और उसके बाद महंगाई को रोकने के लिए महंगा किया गया कर्ज ग्रोथ की संभावनाओं को कमजोर कर रहा है। आर्थिक गतिविधियों पर इनका असर फरवरी 2025 तक रहेगा। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या ये माना जाए कि अब जो 6% ग्रोथ का एक अनुमान था वो भी अब धूमिल हो रहा है, धुंध पड़ रहा है? शुभम, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कई मामलों में महत्वपूर्ण है और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इस साल की नहीं, एक लंबे समय के आकलन के बारे में संकेत देती है। और रिजर्व बैंक ने ये बात अपनी रिपोर्ट में कहने में थोड़ा संकोच बरता था जो अभी रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा आई थी। ये रिपोर्ट कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार करती है। इस साल के लिए जो भारत में आर्थिक विकास का लक्ष्य दर का जो लक्ष्य है वो 6.5% के आसपास रखा गया है, जीडीपी का लक्ष्य। लेकिन ये रिपोर्ट 2-3 बड़े फैक्टर मान रही है जिनसे संकेत मिलता है कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जा सकती है। कुछ अनुमान 6% के नीचे के भी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अल नीनो का असर है, जिस पर रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसे ध्यान देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मौसम का असर, गर्मी का असर उत्पादन पर जो पड़ेगा उसका असर भारत की आर्थिक विकास दर पर नजर आएगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों को लेकर सरकार के अंदर चिंता और आशंका है कि कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। मई से ओपेक के उत्पादन में कटौती की प्रक्रिया भी जारी होगी और उसका असर भारत में महंगाई के तौर पर कच्चे तेल की और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर आएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्राइसिस, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और बाकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसे असर करेंगी। एक भीतर की बात जो पंक्तियों के मध्य बिटवीन द लाइन्स उसमें दिखाई देती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी निर्भरता निर्यात पर है और पिछले 2 साल के अंदर निर्यात के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत मदद मिली थी ग्रोथ हासिल करने में। वो संभावना इस साल बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यानी सरकार ने कम से कम आर्थिक विभाग ने, आर्थिक महकमे ने आर्थिक विकास दर में गिरावट के 1 साल के लिए, बल्कि अगर फरवरी 2025 तक माने तो 1.5 या 2 साल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों के संकेत के तौर पर ये पहली रिपोर्ट हमारे सामने आई है। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही बात में कृषि उत्पादों के व्यापार को लेकर सहमति बनना टेढ़ी खीर होगा। यूके में हाउस ऑफ कॉमन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके की सरकार को चावल निर्यात पर ड्यूटी घटाने की भारत की मांग का विरोध करना चाहिए। साथ में पेस्टिसाइड प्रोटेक्शन को लेकर यूके के नियमों से भी समझौता नहीं होना चाहिए। सर, किस मामले में बात फंसी हुई है? तीसरा मामला है भारत और यूके के बीच व्यापार वार्ताओं में या मुक्त व्यापार समझौते में जो सामने आकर खड़ा हो गया है। ये मामला एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के निर्यात को लेकर है। भारत ने इस एफटीए के तौर में ये प्रस्ताव रखा है कि संधि के तहत भारत से यूके को जाने वाले चावल और के निर्यात पर यूके में ड्यूटी में रियायत दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रमुख कृषि निर्यात है जिस पर यूके की सरकार तैयार होती नहीं दिख रही है। इसी तरह डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर यूके की तरफ से कहा गया है कि भारत में ड्यूटी दरों में कमी की जाए। इस पर भारत सरकार राजी होती नहीं दिख रही है। यानी एक और ऐसा क्लास जिस क्लास पर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी और ये जो भारत
और यूके के एफटीए का महत्वपूर्ण हिस्सा होना था, उस पर असहमति बन रही। दो चीज़ों के बारे में आपको पता है, एक तो लेबर के माइग्रेशंस को लेकर एफटीए में काफ़ी विवाद रहा था, बल्कि पिछली यूके की सरकार के तरफ से ऐसे बयान भी आए थे जिसके बाद एफटीए पे वार्ताएं रुक गई थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो आईसीटी को लेकर है, कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर्स को लेकर है। इस पर भी भारत और यूके के एफटीए में सहमति नहीं बन पा रही है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, अदानी ग्रुप ने पिछले साल नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम खरीद तो लिया, लेकिन अभी तक उस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। स्पेक्ट्रम का आवंटन हुए अगस्त में 1 साल पूरा हो जाएगा और नियम ये हैं कि कंपनी को आवंटित स्पेक्ट्रम का 1 साल के भीतर इस्तेमाल करना है। लेकिन 8 महीने पूरे होने के बाद भी अभी भी अदानी ग्रुप किसी तरीके से 5G की सेवा शुरू नहीं कर पाया है। जब स्पेक्ट्रम बट रहा था तब कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि अदानी 5G के बाज़ार में उतर सकते हैं, जो नई चीज़ें आई थी प्राइवेट नेटवर्क बनाने की उसमें उतर सकते हैं, लेकिन कहीं उतरते अब तक दिखे नहीं। अब 1 साल पूरा होने वाला है, जैसा मैंने बताया नियमों के तहत अब तक इसका इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए था। सर, शुरुआत में योजनाएं क्या थी? योजनाएं नहीं थी, क्योंकि अडानी समूह की तरफ से जब स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई थी उसके बाद से स्पष्ट रूप से बाजार में किसी को ये अडानी समूह की तरफ से नहीं बताया गया था कि 5G में निवेश की तैयारी क्या होगी। ये एक 5G में एक विंडो खोली थी सरकार ने स्पेक्ट्रम को एलोकेट करते समय, आवंटित करते समय, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क बनाने की सुविधा थी। एक तो पब्लिक नेटवर्क हैं जो आपको जियो और एयरटेल और वोडाफोन के जरिए मिलते हैं, और ये था कि प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाएगा। प्राइवेट नेटवर्क के हिस्से में ये उम्मीद थी कि अडानी अपना 5G लेकर आएंगे और जो प्राइवेट नेटवर्क्स कंपनियों के बीच में, कॉर्पोरेट्स के बीच में बनाए जाएंगे उसे आगे लेकर जाएंगे। और इसलिए ये माना जा रहा था कि अडानी समूह का इस उद्योग में प्रवेश एक नए किस्म की प्रतिस्पर्धा लेकर आएगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, बाजार को काफ़ी आश्चर्य हुआ, विशेषज्ञों को काफ़ी आश्चर्य हुआ जब अडानी समूह की तरफ से इस तरीके के संकेत मिले कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर दिया था। अब वो 5G स्पेक्ट्रम गले में फंस गया, और वो ऐसे समय पर आकर फंस गया जब अडानी समूह चौतरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है। ब्याज दरें, कर्ज की समस्या है, रेटिंग गिर रही है, FPO पीछे हो गया है। अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया है तो उसके साथ एक रोल आउट प्लान सबमिट करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको भारत में पूरे देश में नेटवर्क बनाना पड़ता है। स्पेक्ट्रम की फीस की चुकौती शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका मीटर भी शुरू हो गया है, स्पेक्ट्रम का किराया सरकार को देना होगा, और इसके अलावा उस प्लान के तहत आपको सर्विसेज के पैमाने तय करने होंगे। जबकि दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियां, दोनों बड़े ग्रुप जियो और एयरटेल भारत में 700 से 800 शहरों तक अपनी सेवाएं लॉन्च कर चुके हैं। अडानी समूह के 5G के बारे में पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं सुना गया, इसके सिवा इसके कि अडानी समूह ने स्पेक्ट्रम लिया है। अब यह संकेत मिले हैं कि अडानी समूह शायद तो इस स्पेक्ट्रम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी टेलीकॉम की योजनाएं सामने आती दिखाई नहीं दे रही हैं। सर, अगस्त में तो अभी समय है, हो सकता है कुछ, तो फिर ये वापसी की क्यों जा रही है? क्योंकि अडानी समूह की तरफ से 2 तरीके के बयान आए थे। स्पेक्ट्रम लेते समय था कि अडानी समूह संभावनाओं को तलाश रहा है। फिर एक बयान और भी चर्चा में बीच में आया था कि पब्लिक नेटवर्क्स बनाने की व्यवस्था में नहीं जाया जाएगा, यानी पब्लिक नेटवर्क्स के बाजार में 5G अकेला नेटवर्क नहीं बनाया जाएगा। अगस्त तक का समय है, लेकिन ये वजह यह है कि अभी आर्थिक रूप से अडानी समूह किसी नए कारोबार में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं है। ये बात बार बार उद्योग की तरफ से, अलग अलग कंपनी की तरफ से अलग अलग संकेतों में कही जा चुकी है। जो मौजूदा कारोबार है उसको भी कंसोलिडेट किया जा रहा है और ब्याज और कर्ज कम करने की कोशिश की जा रही। 5G नेटवर्क में अभी आप जियो और एयरटेल को भी रेवेन्यू कमाता नहीं देख पाएंगे, उनकी अर्निंग होती नहीं देख पाएंगे अगले 3-4 साल तक। इन कंपनियों पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव है, कर्ज लेने का दबाव है, घाटे बढ़ने का दबाव है। ऐसी परिस्थिति में शायद अडानी समूह एक और लॉस मेकिंग बिजनेस में जाने की तैयारी नहीं करेगा, आगे नहीं जाना चाहेगा। इसका एक संकेत है। पर इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कंपनियां किस तरह से आवंटन की करती हैं और कैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए आगे आती और फिर उसके बाद तैयारियां नहीं होती, ये भी इससे संकेत मिलता है। लेकिन फिलहाल अब जो संकेत आ रहे हैं बाजार से, उससे अडानी का 5G आता शायद नहीं दिखाई दे रहा है। सर, फिर ये माना जाए कि टेलीकॉम बाजार में फिलहाल प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वही 2-3 प्लेयर के हाथ में पूरा बाजार है। 2 कंपनियों के हाथ में टेलीकॉम बाजार है अभी, और उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि BSNL का तो अभी 4G शुरू हो रहा है। वोडाफोन के पास अभी इतने फंड्स ही, संसाधन ही नहीं कि 5G की स्थिति में वो बड़े पैमाने पर निवेश कर सकें। तो ये बाजार पूरी तरह अब डुओपोली का, दो कंपनियों का बाजार होता दिखाई दे रहा है।
सर तो फिर अभी स्पेक्ट्रम वापस किया जाएगा? स्पेक्ट्रम वापस किया जाएगा और अभी तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कहा नहीं गया है, लेकिन स्पेक्ट्रम का पिछले साल की जुलाई के बाद अडानी नेटवर्क ने करीब 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 212 करोड़ रुपए का, और कंपनी ने 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था गुजरात और मुंबई में, 50 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब अगर कोई सर्विसेज की संभावना नहीं है तो फिर स्पेक्ट्रम वापस लौटाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट में। झटपट की खबरें मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको यह बता दूं कि एक दिन की सबसे बड़ी खबर और है, लेकिन वो खबर आज मैं नहीं बताऊंगा, झटपट के बाद अंशुमान जी आपको बताएंगे। झटपट की खबरें पहले मैं बता देता हूं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई पूंजी जुटाने के लिए डेट मार्केट का रुख कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक ने आने वाले दिनों में अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाएगा। इसके अलावा इंफ्रा बॉन्ड के जरिए भी पूंजी जुटाने की योजना है। हालांकि कितनी पूंजी जुटाई जाएगी इसकी जानकारी जून अंत तक आने की संभावना है। बैंक ने पिछले साल भी अतिरिक्त टीयर 1, टीयर 2 और इंफ्रा बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाई थी। सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने लगातार दूसरे साल $70 अरब का शेयर बायबैक करने का प्लान बनाया है। विचार कर रही है कंपनी। मंगलवार को कंपनी की तरफ से बताया गया कि बोर्ड ने $70 अरब के बायबैक को मंजूरी दे दी है। पिछले साल भी कंपनी ने $70 अरब के शेयरों का बायबैक किया था। कितना अजीब सा है, आप सोचिए कि एक तरफ यही कंपनियां पूरी दुनिया में, भारत में छटनी कर रही हैं। छटनी इसलिए की जा रही है कि भाई मंदी आ रही है, पैसा नहीं है, कैसे तनख्वाहें दी जाएं, और दूसरी तरफ यही कंपनियां चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में शेयर बायबैक कर रही हैं। अगर पैसा नहीं है कंपनियों के पास तो ये शेयर बायबैक क्यों हो रहे हैं, और अगर पैसा है तो नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के पायलट ने वेतन ढांचे में बदलाव को रोकने के लिए रतन टाटा से दखल की अपील की। एयर इंडिया के 1500 से ज़्यादा पायलट का आरोप है कि एचआर विभाग उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। एयर इंडिया ने अपने पायलट को क्रू मेंबर के लिए 17 अप्रैल को रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर पेश किया था। इसे पायलट और क्रू मेंबर ने मानने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि एयर इंडिया श्रम प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहा है और नए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कराने से पहले उन्हें परामर्श नहीं किया गया है। एक और खबर, 19 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 2 से 3 जून को केपटाउन में होने वाली बैठक में विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी तक 13 देशों के ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह में शामिल होने की बात कही है, जबकि अन्य 6 देशों ने अनौपचारिक तरीके से अपनी इच्छा जाहिर की है। सऊदी अरब, ईरान, अन्य देशों ने औपचारिक ढंग से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। अर्जेंटीना, यूएई, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन और इंडोनेशिया ने अपनी रुचि दिखाई है। ये हमारी आज की झटपट खबरें। सर इस पर कोई टिप्पणी आपकी? एसबीआई की पूंजी के उगाहने के जो कार्यक्रम है इस पर करीब से नज़र रखना ज़रूरी है। भारत का सबसे बड़ा बैंक पूंजी की कमी से जूझ रहा है और वो इस समय बाजार में 7.5% और 8% का एसबीआई का जो पिछला बॉन्ड था वो 7.51% पर और 8.25% के ब्याज दर पर था। इतनी महंगी कीमत पर एसबीआई इस ब्याज दर पर पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि संभावना इस बात की जाहिर की जा रही कि इस साल की दूसरी छमाही के बाद ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएंगी। ये बैंकों के अंदर पूंजी की जद्दोजहद के तौर पर दिख रहा है। हालांकि बैंकों को इस बात से राहत मिल सकती है कि क्रेडिट की मांग में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पूंजी का दबाव बैंकों की बैलेंस शीट पर काफ़ी दिख रहा है और अब और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कर्ज जुटाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। एसबीआई के 2 इंफ्रा और टीयर 2 बॉन्ड्स और 81 बॉन्ड्स नए सिरे से बाजार में आएंगे। दूसरा हिस्सा जिस पर निगाह रखनी होगी वो एयर इंडिया है। एयर इंडिया में धीमे धीमे लेबर ट्रबल्स शुरू हो रही हैं। एयर इंडिया टाटा के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया के प्रबंधन और पायलट्स के बीच में सहमति नहीं बन रही है और वहाँ कुछ पायलट्स को हटाए जाने की, तनख्वाहों में कमी करने की कोशिशें नए प्रबंधन की तरफ से की जा रही हैं और ये मामला अब थोड़ा बढ़कर ऊपर तक पहुँच गया है। चलिए अब पहले आपको हेलो मनी 9 कल के बारे में बताते हैं। कल दोपहर में हमारे साथ 1 से 2 के बीच जुड़ेंगे डॉक्टर रवि सिंह शेयर इंडिया से। रवि जी से आप अपने स्टॉक से जुड़ी तमाम शंकाएं समाधान ले सकते हैं। आपको ये भी याद होगा रवि जी जब पिछले हफ्ते हमारे पास आए थे तो उन्होंने एक स्टॉक था RVNL, उसको 74 रुपये पर आपको खरीदारी की सलाह दी थी लंबी अवधि के लिए। हम ट्रेडिंग की सलाह नहीं देते मनी 9 पर, लंबी अवधि के लिए दी थी और कहा था कि 95 का टारगेट है, आप इसको खरीदिए, रखिए, 74 से 95 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी रवि जी दूसरी बार कल आ रहे हैं, उससे पहले वो 100 रुपये से ऊपर है काउंटर। कल उन्हें बधाई दी जाएगी और आपके जो भी सवाल हो, नए शेयर आप खरीदना चाहते हो, अब क्या खरीदें, कहाँ बेचें, पोर्टफोलियो का रिव्यू आप रवि सिंह से कल करा सकते हैं। डॉक्टर रवि सिंह 1 से 2 हमारे साथ जुड़ेंगे। और हाँ, शाम वाले हेलो मनी 9 में बात होगी प्रॉपर्टी की।
देश के किसी कोने में निवेश करना चाहते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए इतने क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे अपने लिए अच्छी प्रॉपर्टी चुने, तमाम सवाल आपके दिमाग में आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हो सकते हैं। कल शाम को 4 बजे एनसीआर की प्रॉपर्टी से जुड़े अपने सवाल आप पूछिए। हमारे साथ पारस सतीजा जी होंगे जो फाउंडर हैं प्लानवेल रियलिटी के, सीईओ भी आप ही हैं। कल पारस जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा आप कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये हेलो मनी 9 निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा। सर, अब सबसे बड़ी खबर आप बताइए। मनी 9 से आप लगातार जुड़े हैं। मनी 9 के दर्शकों के लिए और मनी 9 को प्रोत्साहन देने वाले और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण नई चीज़ जो हम लेकर आ रहे हैं। आज से मनी 9 की टेक्स्ट वेबसाइट यानी खबरों की वेबसाइट 7 लैंग्वेजेस में एक साथ शुरू हो गई है। जो आप मनी 9 पर देखते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ और भी होता है जो हम आपको वीडियोस में, शोज़ में नहीं दिखा पाते हैं। वो खबरें जिनकी एनालिसिस आप पढ़ते हैं, विशेषज्ञों की राय जो आपके पास है, इसके लिए आप money9.com पर पहुंचिए। 7 भाषाओं में एक साथ पर्सनल फिनांस की अपने तरीके की पहली वेबसाइट है जिसमें आपको बेहद विस्तार से आपके पैसे से जुड़ी हुई, निवेश से जुड़ी हुई और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिलेंगी और उसके साथ वो एनालिसिस का, वो विश्लेषण का फ्लेवर मिलेगा जो मनी 9 आप तक लेकर आता है। money9.com आ चुका है और इस पर 7 लैंग्वेजेस की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। इन पर जाएं, देखें, हमें राय दें, सुझाव दें, खबरें पढ़ें और उन पर टिप्पणियां करें। हम इस वेबसाइट पर कुछ नए फीचर्स लगातार जोड़ते जाएंगे ताकि आप मनी 9 को वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट के साथ पढ़कर भी और जान सकें और बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएँ जो एनालिसिस के तौर पर आपको चाहिए, डेटा चाहिए, वो भी आपको मिल सके। तो अब देखिए भी, सुनिए भी और पढ़िए भी। मनी 9 हर जगह आपके साथ है, आपकी पर्सनल फाइनेंस, आपकी जेब, जिंदगी की जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। मनी 9 के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।